शोभा एक गरीब घर से थी। साथ ही शोभा शादी के लायक भी हो रखी थी। बेटी जवान थी और इसी सोच में शोभा का पिता डूबा रहता था। ऐसे ही एक दिन शोभा का पिता शोभा की माँ से बोलता है, भाग्यवान हमारी शोभा शादी लायक हो गई है, लेकिन उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। अजी आप इतना मत सोचिए, हमारी बेटी की किस्मत में जो होगा वो उसे मिल जाएगा। शोभा के पिता शोभा की माँ की बात से सहमत होता है और वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन शोभा के लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। भाग्यवान तुम्हें पता है, हमारी बेटी के लिए सुमित नाम के एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आया है। वो बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का है। अगर हम दिया लेकर भी ढूंढते ना तो ऐसा लड़का हमें कहीं नहीं मिलता। अजी मैं ना कहती थी कि हमारी बेटी की किस्मत में जो लिखा है वो उसे मिलकर ही रहेगा। हमारी बेटी की किस्मत में सुमित का रिश्ता लिखा हुआ था और देखो हमारी बेटी को वो मिल गया। शोभा के माता पिता शोभा की शादी से बेहद खुश थे और ऐसे ही कुछ दिनों बाद शोभा की शादी सुमित से हो जाती है। शादी के बाद शोभा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। शोभा अपनी जिंदगी में काफी खुश भी थी, लेकिन कौन जानता था कि शोभा की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उस तूफान में शोभा का सब कुछ तबाह होने वाला है। ऐसे ही एक शाम सुमित निराश होकर घर आता है और फूट फूट कर शोभा और अपनी माँ के सामने रोने लगता है। सुमित जी क्या हुआ, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? हाँ बेटा क्या हुआ, और इस तरह से निराश होके तू रो क्यों रहा है? सब ठीक है ना? माँ, शोभा कुछ ठीक नहीं है। मेरे पास एक ही नौकरी थी, वो नौकरी भी आज चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का ध्यान कैसे रखूंगा, क्योंकि इस घर में कमाने वाला इकलौता मैं ही था। बेटा तू फिक्र मत कर, भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। और तू अपना हौसला मत खो, मेहनत करने से पीछे मत हट। माँ जी बिल्कुल सही कह रही सुमित जी, अगर आपकी एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ, आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुझे बार बार कोशिश करते रहनी चाहिए। सुमित को अपनी माँ और बीवी की बातों से हिम्मत मिलती है और वह हार ना मानते हुए अगले दिन ही काम की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन उसको कहीं काम नहीं मिलता। इसी तरह से पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन इस बार भी उसको काम नहीं मिलता। ऐसे ही एक रात जब सुमित खाने की प्लेट में अचार और रोटी देखता है तो वो अपनी बीवी शोभा से बोलता है, शोभा ये क्या, घर में सब्जी खत्म हो गई है क्या, जो तुमने आज रोटी अचार दिया है? हाँ बहू, सुमित बिल्कुल सही बोल रहा है। आज सब्जी नहीं है क्या? आज खाने में अचार रोटी। मम्मी जी सुमित जी आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, घर में आटा चावल के अलावा कुछ नहीं है। और वैसे भी मेरी माँ कहती थी कि अगर घर में सब्जी ना हो तो रोटी अचार से खाई जा सकती है। शोभा की बात सुनकर सुमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंखों में आंसू लिए सभी से बोलता है, ये कैसे दिन आ गए हैं हमारे। मैं आप लोगों को सही से खाना भी नहीं खिला पा रहा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेहनत मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े, पर मैं करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह रोटी अचार नहीं खाने दूंगा। वैसे बहू तूने अचार बहुत अच्छे बनाए हैं, और तूने ये कब बनाए? मम्मी जी अचार मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपीज में से एक रेसिपी है। और वैसे भी ये अचार मुझे मेरी माँ ने तब दिया था जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। अगले दिन होते ही सुमित काम की तलाश में निकल जाता है और आखिरकार उसे 8,000 वाली नौकरी मिल ही जाती है, लेकिन इतने पैसों में उसका गुजारा नहीं हो पाता। पर फिर भी उसे अभी नौकरी की जरूरत थी, इसलिए वो काम से इनकार नहीं करता और इस काम में लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन शोभा की सास शोभा से बोलती है, वैसे बहू तेरी माँ और तू बहुत अच्छा अचार बनाते हो। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अचार बना के बाजार में बेचे, इससे मुनाफा भी होगा, साथ ही सुमित को मदद मिल जाएगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है, आपका ये आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है। अब जैसे ही रात को सुमित जी घर आएंगे मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। अब जैसे ही रात को सुमित घर आता है वैसे ही शोभा उससे इस बारे में बात करती है। वैसे शोभा आइडिया तो अच्छा है, इस बार मुझे सैलरी मिलने दो, फिर तुम और माँ उस पैसों से अचार बनाने का सामान ले आना। ठीक है सुमित जी।
अब शोभा सुमित की सैलरी के आने का इंतजार करती है और जैसे ही सुमित की सैलरी आती है, शोभा अपनी सास के साथ जाकर अचार बनाने का सामान ले आती है और दोनों सास बहू अचार बनाकर बाजार में बेचती हैं। पहले ही दिन शोभा और उसकी सास की काफी अच्छी कमाई होती है, जिस पर शोभा अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये देखिए, पहले ही दिन हमारी आमदनी कितनी अच्छी हुई है। कहा था ना मैंने बहू कि तू बहुत अच्छा अचार बनाती है और अचार का बिजनेस करेंगे तो हमारी काफी अच्छी आमदनी होगी। इस तरह से दोनों सास बहू बाजार में अपना अचार बेचने लगती है। ऐसे ही एक दिन शोभा और शोभा की सास अपना आम का अचार लेकर बाजार जा रहे होते हैं कि तभी एक दुकान वाला उनको रोकते हुए उनसे बोलता है, अरे बहन, तुम हमेशा बाजार में जाकर अचार बेचती रहती हो, दुकानदारों को थोक माल पर अचार क्यों नहीं बेचती? मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई साहब। अरे बहन, तुम अपने अचार को एक डब्बे में पैक करो और उन्हें अपना नाम दो और अचार को हम दुकानदारों में बेच दिया करो। इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और दुकानदारों का भी। अब तुम जो अचार हमें बेचोगी वो अचार हम ग्राहक को बेचेंगे, जिससे तुम्हारे अचार जल्द से जल्द बिकेंगे। इस तरह अचार का जो पैसा होगा वो तुम्हारा और जो ऊपर का पैसा होगा वो हमारा। इस तरह से हम दोनों का फायदा होगा। सासू माँ, दुकान वाले अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे हमारे अचार का नाम होगा और हमारा ये छोटा सा बिजनेस देखते ही देखते बड़ा भी हो जाएगा। बहू तू कह तो सही रही है, लेकिन हम अचार का नाम क्या रखेंगे? माँ जी, हमारे अचार का नाम होगा सास बहू का स्पेशल अचार। शोभा और उसकी सास को दुकानदार की बात पसंद आ जाती है और दोनों सास बहू अब ऐसा ही करती है। दोनों कुछ अच्छा करने के लिए डब्बे लाती हैं और उन डब्बों में अपना अचार भरकर उन्हें बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उन दोनों का अचार इतना ज्यादा लोगों को पसंद आने लगता है कि उन सास बहू का अचार खुद ही एक ब्रांड बन जाता है और इस तरह से शोभा और उसकी सास अचार बेचकर अपने घर को संभाल लेती हैं। अब सुमित नौकरी छोड़कर अपनी माँ और बीवी के अचार के काम में उनका हाथ बटाने लगता है और होता भी कुछ ऐसा ही है। बहुत जल्द सुमित अपने छोटे से बिजनेस को इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो तीनों अपने बिजनेस को नहीं संभाल पाते, जिस वजह से उन लोगों को दूसरे लोगों को भी काम पर रखना पड़ता है। शिखा अपने छोटे से घर में अपनी माँ दिव्या के साथ रहा करती थी। दिव्या शिखा से बहुत प्यार करती थी, पर फिर भी शिखा हर समय डिप्रेशन में रहा करती थी और उसके डिप्रेशन में रहने का कारण था उसकी दाढ़ी। माँ, मैं अपनी दाढ़ी बना बना कर थक चुकी हूँ। हर दूसरे दिन मेरी दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। अब तो सभी को पता चलने लगा है कि मुझे दाढ़ियाँ आती हैं। बेटा, ये तो नॉर्मल बात है, हर किसी को होती है। माँ, मैं 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे सब समझ में आता है कि किसी भी लड़कियों को मेरी तरह दाढ़ी नहीं आती है। इनफैक्ट इस तरह की दाढ़ी मुझे ही आती है। ऐसी दाढ़ी तो लड़कों को भी नहीं आती। अब एक लड़कों को देखो, न जाने वो अपनी दाढ़ी के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, और एक मुझे। इस तरह से शिखा अपनी दाढ़ी बनाकर कॉलेज जाती है, पर शिखा के कॉलेज के कुछ बच्चों को उसकी बीमारी के बारे में पता होता है। इसलिए जैसे ही शिखा कॉलेज पहुंचती है, उसके कॉलेज के कुछ लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। अरे वो देखो, आ गई हमारी मर्दाना औरत। अरे हमारी शिखा किसी मर्द से कम थोड़ी ना है। कॉलेज के सभी बच्चे शिखा का मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर शिखा रोती हुई वहाँ से चली जाती है, पर दिवाकर को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब शिखा कॉलेज से बाहर जाती है तो दिवाकर उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है, शिखा, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ बच्चे तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, इसलिए तुम कॉलेज आकर वापस घर जा रही हो। तो और क्या करूं दिवाकर, तुम ही बताओ। लोग जिस तरह से मेरा मजाक बना रहे, तुम्हें क्या लगता है मैं लोगों का सामना कर पाऊंगी? और प्लीज तुम मेरे साथ मत रहा करो। अगर क्लास के किसी भी बच्चे ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम जानते हो ना सब क्या कहने लगेंगे। शिखा ये सब बोल रही होती है कि कॉलेज का एक लड़का उन दोनों को साथ देख लेता है और अपने दोस्तों को बुलाकर उन दोनों का मजाक बनाता है। दोस्तों, वो देखो, लड़की लड़का एक साथ हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे दिवाकर भैया की दाढ़ी नहीं आती और हमारी शिखा दीदी की दाढ़ी खत्म नहीं होती। बस करो तुम लोग,
तुम लोगों का कोई हक नहीं है हम लोगों का मजाक बनाने का, और ये तो नेचुरल है, भगवान की कमियां हर किसी में होती है, समझे तुम लोग। इस तरह से दिवाकर बिना किसी की कोई परवाह किए वहाँ से चला जाता है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ धीरे धीरे शिखा की इस प्रॉब्लम के बारे में रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है। और जब दिव्या शिखा के लिए लड़के देखने लगती है तो शिखा की मौसी दिव्या से कहती है, अरे जिज्जी, मैं क्या ही बोलूं, मैं अपनी शिखा बिटिया के लिए ना बहुत अच्छा लड़का लेकर आती, लेकिन अब तुम तो जानती ही हो कि हमारी शिखा बिटिया जितनी सुंदर है ना, उतनी ही उसके अंदर बहुत बड़ी कमी भी है, वो दाढ़ी वाली। भला जिस लड़की के मुंह पर इतनी दाढ़ी आती हो, उस लड़की से शादी कौन करेगा? हम लड़के वालों को शिखा की सच्चाई नहीं बताएंगे, तब तो ये शादी मुमकिन है ना। दिव्या अपनी बेटी का घर बसाने के लिए लड़के वालों से इतना बड़ा सच छुपा लेती है। अब बहुत जल्द शिखा की शादी अनुभव नाम के एक बहुत ही सुंदर लड़के से हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा होता है, पर शिखा अपनी दाढ़ी से परेशान हो जाती है। घर में ज्यादा काम होने की वजह से अब शिखा समय समय पर दाढ़ी नहीं बना पाती, जिस वजह से उसके चेहरे की दाढ़ी बढ़ जाती है। और ये देख एक दिन, बहू, ये क्या, तेरे मुंह पे तो हल्की हल्की दाढ़ी आ रही है। बहू, क्या तुझे दाढ़ियाँ आती हैं? नहीं माँ जी, वो ये तो क्या ये वो लगा रखा है तूने और तेरे घर वालों ने ना मुझे धोखा दिया है। मुझे तो शादी के बाद ही पता चल गया था कि तुझे दाढ़ियाँ आती हैं, लेकिन तू हमेशा शेविंग करती रहती थी। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया। हाँ माँ जी, ये सच है कि मुझे दाढ़ियाँ आती हैं, पर ये सब जानकर आप जितनी परेशान हो रही हैं, उससे ज्यादा दुखी मैं हूँ। मैं अपनी इन दाढ़ियों से परेशान हो चुकी हूँ। कभी कभी दिल तो करता है कि खुदकुशी कर लो, पर हमेशा अपनी माँ के लिए मैं जीती रही, पर अब मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। मैं इन दानों के साथ अब और नहीं जी सकती। कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है। पहले तूने और तेरी माँ ने हम सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तेरी इतनी बड़ी कमी को हमसे छुपा कर रखा, और आज जब तेरा सच मुझे पता चला है तो कितना नाटक कर रही है तू। अरे ताने तुझे नहीं, ताने तो हमें सुनने को मिलेंगे। जब मोहल्ले में सबको पता चलेगा ना कि मेरे घर में बहू के रूप में आदमी आया है, तो पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए ऐसी मर्दाना बहू पाकर। इस तरह से शिखा की सास और सब भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है। अब समय के साथ अनुभव भी अपनी माँ के साथ मिलकर शिखा को भला बुरा सुनाने लगता है। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली। बिना दाढ़ी के तुम जितनी सुंदर लगती हो, उतनी बदसूरत इन दाढ़ी में लगती हो। पर अनुभव जी, अगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी आती है तो उसमें मेरी क्या गलती है? और मैं हर वक्त शेविंग कर तो लेती हूँ। तभी तो तुम हम लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब रह सकी। सच कभी छिपता नहीं है। देखो, घर में कुछ दिन तुम बिजी क्या हुई, तुम्हारी दाढ़ियाँ तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखने लगी, और हम लोगों को आखिर तुम्हारे इस झूठ का पता चल गया। न जाने अब तुमसे पीछा कब छूटेगा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। अगर किसी को पता चल गया अनुभव की बीवी को दाढ़ी आती है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अनुभव जी, आप तो मेरे पति हैं और आप भी औरों की तरह मेरा मजाक बना रहे हैं। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए, और आप इस तरह से बातें कर रहे हैं कि मेरे ऊपर से दाढ़ी आती है और कुछ नहीं। अगर आप चाहे तो इन बातों को नजरअंदाज भी तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये छोटी सी बात थी तो शादी से पहले तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? बता देती ना अपने सच की, अनुभव जी मैं दिखने में लड़की हूँ पर मेरी भी दाढ़ी आती है। इस तरह से अनुभव शिखा को भला बुरा सुनाकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर शिखा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि वो खुदकुशी करने की सोचती है। शिखा, इस दुनिया में आकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। इस दुनिया में जन्म लेना तेरे बस में नहीं था, लेकिन अपनी जान अपने हाथों से खत्म करना ये तेरे बस में है। इसीलिए शिखा तू अब और लोगों की ताने नहीं सुनेगी और अपनी दाढ़ी को अब और नहीं बनाएगी। अब तेरा मर जाना ही सही होगा। समाज के ताने शिखा को इतना कमजोर बना देते हैं कि वो खुदकुशी करनी चाहती है, पर कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला अक्सर बड़ा होता है। इसी ही समय पर शिखा की माँ दिव्या वहाँ पहुँच जाती है, और जब उसे अपनी बेटी के हालातों के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाती है। जैसे ही दिवाकर को शिखा के दुखों का पता चलता है, वो शिखा से मिलने के लिए उसके घर आता है और उससे कहता है, शिखा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, पर समाज ऐसा ही होता है।
वो किसी को खुश नहीं देख सकता और मैं तुम्हें डिप्रेशन में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने घर वालों से तुम्हारे लिए बात कर ली है। मेरे घर में किसी को भी तुमसे या तुम्हारी दाढ़ी से परेशानी नहीं है। इस तरह से शिखा के बुरे वक्त में दिवाकर उसका साथ देता है और उसका हाथ थामता है। बहुत जल्द दिवाकर की शादी शिखा से हो जाती है। दिवाकर का साथ पाकर शिखा समाज वालों से भी लड़ने की हिम्मत जुटा लेती है और सभी के तानों का मुंह तोड़ जवाब देती है। एक जंगल में एक नागिन जो कि गर्भवती होती है, उसके पेट में गोली लगी होती है और वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही होती है। वो अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही होती है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं होता। तभी वहाँ गर्भवती नागिन की दोस्त जो कि एक चुड़ैल होती है, वो वहाँ पर आती है और वो चुड़ैल नागिन को इस तरह देखकर घबरा जाती है। वो नागिन से कहती है, ये सब क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? मुझे बस एक बार उसका नाम बता दो कि तुम्हारी ये हालत किसने की है। ऐसा कौन है जिसने मेरी दोस्त की जान लेने की कोशिश की है? मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तुम मुझसे वादा करो कि जिसने भी मेरी और मेरे बच्चे की जान ली है, तो तुम हम दोनों की जान का बदला उससे लोगी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वादा करो मुझसे, वरना मेरी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी मौत का बदला मैं उससे खुद लूंगी। मगर तुम बताओ, किसने तुम्हें मारा है? गर्भवती नागिन ये बताने से पहले ही दम तोड़ देती है। चुड़ैल के लिए सबसे बड़ी पहेली ये बन जाती है कि नागिन को मारा किसने, और उसे उसकी मौत का बदला भी लेना था। चुड़ैल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद जब चुड़ैल को कोई रास्ता नहीं मिलता, वो अपने एक मित्र चुड़ैल से ये सारी बातें बताती है। तभी उसकी मित्र चुड़ैल उससे कहती है, ये तो बहुत कठिन समस्या है और इस समस्या से निकलने का एक ही रास्ता है, ऋषि मुनि। अगर इस जंगल के जो ऋषि मुनि हैं, उनको तुम प्रसन्न कर दो तो वो तुम्हें कोई ना कोई तो रास्ता देंगे जिससे तुम उस कातिल का खात्मा कर सकती हो। चुड़ैल को अपनी मित्र चुड़ैल की बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन बाद चुड़ैल वन में कड़ी तपस्या करती है ताकि वो ऋषि मुनि को प्रसन्न कर सके, और कुछ समय बाद उसकी तपस्या से ऋषि मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और वो चुड़ैल के सामने प्रकट होकर उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तो बताओ क्या चाहती हो तुम? मैं ऐसी शक्ति चाहती हूँ जिससे मैं अपने मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब पा सकूं, और जिसे मैं ढूंढना चाह रही हूँ उसकी तस्वीर मेरी आंखों में छप जाए। मैं जो कुछ भी देखना चाह रही हूँ वो मैं आंखें बंद करके देख सकूं और मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊं। तथास्तु, जो तुमने वरदान मांगा है मैं वो वरदान देता हूँ तुम्हें, लेकिन कभी भी इस वरदान का गलत इस्तेमाल मत करना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चुड़ैल अपनी आंखें बंद करके गर्भवती नागिन के जीवित होने के आखिरी दिन को देखती है, जिसमें उसे दिखाई देता है गर्भवती नागिन अपनी नागिन के अवतार में जंगल में यहाँ वहाँ घूम रही होती है। तभी वहाँ उस राज्य का राजकुमार आता है। राजकुमार को शिकार करने का बहुत शौक होता है। जब राजकुमार शिकार करने के लिए निकलते हैं तब उनके सामने गर्भवती नागिन आ जाती है। राजकुमार उस नागिन से डर जाते हैं, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो नागिन को डराने के लिए जैसे ही अपनी बंदूक उसके सामने रखते हैं, तब नागिन राजकुमार को डराने के लिए अपना फन फैलाती है। राजकुमार डर जाते हैं और अफरा तफरी में उनसे बंदूक चल जाती है और वो बंदूक नागिन के पेट में जाकर लगती है। नागिन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। राजकुमार डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती हैं। गुस्से से वो फौरन एक नागिन का रूप लेकर राजकुमार के महल जाती है और महल में घुसते ही वो अफरा तफरी मचा देती है और गुस्से से राजकुमार को काट लेती है, जिसके बाद राजकुमार घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ राजकुमार की माँ आती है। राजकुमार की माँ ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो नागिन से माफी मांगती है, लेकिन वो चुड़ैल नागिन गुस्से में उसकी माँ को भी काट लेती है। तभी वहाँ राजकुमार के पिता राजा वहाँ पर आ जाते हैं और राजा भी अपनी पत्नी और बेटे का बचाव करते हैं। तभी वो चुड़ैल नागिन
राजा को भी काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां महल के सुरक्षा कर्मी चुड़ैल नागिन के ऊपर एक के बाद एक बंदूक की बौछार कर देते हैं। कुछ समय के लिए चुड़ैल नागिन वहां से चली जाती है। धीरे धीरे ये खबर पूरे राज्य में फैल जाती है और जब ये खबर ऋषि मुनि को लगती है तब वो अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं, तूने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया है। मैं आज ही तुझे श्राप देकर भस्म कर दूंगा। नहीं, मैंने सिर्फ अपनी मित्र की जान का बदला लिया है। मुझे सब पता है। राजकुमार से जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ था, और अगर तुझे बदला लेना ही था तो राजकुमार से लेती। तूने राजकुमार की माँ को क्यों मारा? और तो और तू इस राज्य के राजा को भी मारने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुझसे कहा था कि कभी भी शक्ति का गलत उपयोग मत करना, लेकिन तूने आज शक्ति का गलत उपयोग किया और तू एक निर्दोष की जान लेने पे तुली है। चुड़ैल ऋषि मुनि से माफी मांगती है, लेकिन ऋषि मुनि राज्य की सुरक्षा को देखते हुए चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं।